बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का न्यू टॉपिक 8.4, 8.5 और 8.6 तीनों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो चूँकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो इंशाल्लाह ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। 8.4 जो टॉपिक है हमारा वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी को हमने ऊपर डिस्कस किया, एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया, बहुत सारी टाइप्स को, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी की फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया। अब यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी वो एनर्जी सोर्स जिसको रिन्यू किया जा सकता है, यानी उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो एनर्जी सोर्सेज जिनको एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो दोबारा उनको इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यकीनन ये कॉस्टली भी नहीं होते, ये ज़्यादा ख़र्च भी नहीं होते, और दूसरे इनको बार बार इस्तेमाल करके इस पर जो है रिसाइकल वगैरह का जो है वो भी चीज़ ऐसी नहीं आती है जिसको कहना चाहिए कि मज़ीद कुछ कॉस्ट आ सके। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो कहना चाहिए एक बार इस्तेमाल हो जाएं तो उसके बाद जो होता है वो उनसे बची हुई जो चीज़ होती है वो गार्बेज होती है, या ये कि ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके अलावा उसके बाद उनको दोबारा जो है वो रिन्यू नहीं किया जा सकता, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं जहाँ जिनसे हमें एनर्जी हासिल होती है और रिन्यू किया जा सकता है, बार बार हासिल हो सकती है, वो है सोलार एनर्जी। यकीनन सूरज की जो एनर्जी है, सूरज की जो रोशनी है वो एक तरह से ना ख़त्म होने वाली है, तो हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड एनर्जी भी ऐसी ही मिसाल है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, कि विंड जो है वो भी कहना चाहिए कि कम ज़ोर से या ज़्यादा ज़ोर से चलती ही रहती है, तो हम उसमें जो है उसको रिन्यू कर सकते हैं और उससे बार बार एनर्जी हासिल कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी जो कि पानी से हासिल होती है, ठीक है, समंदर की लहरों वगैरह से हासिल होती है, वो भी बार बार हासिल की जा सकती है। समंदर की लहरें कम या ज़्यादा होती रहती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी भी जो है वो हमें बार बार मिल सकती है और उसको हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये वो एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि एक तरह से ना ख़त्म होने वाले हैं और हमेशा हमें मिल सकते हैं। ठीक है, आगे का, सिंस वेरी अर्लियर एज पीपल हैव ट्राइड टू कंज्यूम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। तो इंसान की यही कोशिश है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है समझदार आदमी जो है उनको यूज़ करता है, इसलिए कि वो कम खर्च भी होते हैं और ज़्यादा अरसे तक भी चलते हैं, सच एज विंड एंड वाटर फॉर मिलिंग ग्रेन एंड सोलार फॉर लाइटनिंग। ठीक है, तो पुराने आदमी जो कहने अर्लियर एज के आदमी थे, जब ज़्यादा तरक्की भी नहीं थी तो उस वक्त भी आदमी जो है वो ग्रेन को यानी गंदम वगैरह को पीसने के लिए पानी और विंड ही इस्तेमाल करता था, और इसी तरह लाइटनिंग वगैरह के लिए जो है वो सोलार को ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सोर्सेज बताएं वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में कोल आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये एक बार इस्तेमाल हो जाएं तो उनको दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है, दोबारा ज़खायर इनके ढूंढने पड़ते हैं। अबाउट 150 ईयर्स अगो, अभी सिर्फ 150 साल ही हुए हैं कि साइंटिस्ट ने इसकी ये जो एनर्जी है जो कि फॉसिल से तैयार मिली है, यानी यूँ कहेंगे जो पुराने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ज़मीन में दफन हो गए थे, उनकी एनर्जी से ये सब कुछ मिला है। ठीक है, ये चीज़ें मिल रही हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो ज़खायर हैं वो लिमिटेड हो गए, कम हो गए, और कहना चाहिए इंसान की इस पर जो है वो जंग जारी है। उसकी वजह यह है कि ये लिमिटेड है और ख़त्म होने वाले हैं, हालांकि अभी सिर्फ 150 साल ही हुए हैं इनको डिस्कवर किए हुए, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, जबकि इन एनर्जी सोर्सेज को इंसान पुराने ज़माने से इस्तेमाल करता आ रहा है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसलिए कि वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, अच्छा, दीज सुपर रिच बट लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी रिप्लेस्ड वुड, विंड एंड वाटर एज द मेन सोर्सेज ऑफ फ्यूल। इन्होंने मेन सोर्सेज के तौर पर लकड़ी, हवा और पानी की जगह ले ली है,
लेकिन दे आर बीइंग यूज्ड एट अ फास्टर रेट देन दे कैन बी रिस्टोर्ड अगेन। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वक्त आने वाला है कि एक वक्त ये ख़त्म होने जाएंगे, क्योंकि इनको रीन्यू नहीं किया जा सकता, दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। इसमें यकीनन जो फ़ायदेमंद है वो रिन्यूएबल सोर्सेज है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हासिल किया जाए और उसको स्टोर किया जाए कि वो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, जो कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, उनकी अगर जगह ले सकें तो ये इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 8.5 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? एवरी मशीन नीड्स सम एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। हर मशीन जो है वो एक एनर्जी चाहती है। जब हम मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे पेट्रोलियम एनर्जी हो, चाहे गैस एनर्जी हो, किसी भी किस्म की एनर्जी हो, उसको एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। व्हाट एवर एनर्जी गिवन टू द मशीन, जो भी एनर्जी दी जाएगी वो उसको हम कहेंगे इनपुट। ठीक है, जो भी हम एनर्जी उसको दे रहे होंगे मशीन को हम इनपुट कहेंगे, और उसके जवाब में जो मशीन काम कर रही होगी, हमें वर्क करके दे रही होगी, उसको हम कहेंगे आउटपुट। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो असल में रेशियो है एनर्जी जो उसको आउटपुट के तौर पर वो दे रही है मशीन, उस एनर्जी से जो कि इनपुट के तौर पर उसको मिल रही है। ठीक है, तो लिहाजा इसलिए दोनों एनर्जीज का जो है वो पता होना ज़रूरी है। आउटपुट वो है जो मशीन हमें करके दे रही है और इनपुट वो एनर्जी है जो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में इन्होंने बताया कि वी गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट टू द इलेक्ट्रिक मोटर। किसी भी मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं एनर्जी के तौर पर, इन वॉशिंग मशीन या ड्रिल मशीन में। ठीक है, उसके जवाब में a system in which some energy is supplied to it, उसके जवाब में क्या होता है कि वो फिर हमें कपड़े धोकर देती हैं या ड्रिल करके देती हैं। ठीक है, तो अब आगे बता दिया है कि जो E1 जो सप्लाई हो रहा है वो इनपुट है और E2 जो मशीन हमें करके दे रही है वो आउटपुट है। ठीक है, तो इस आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है वो एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आगे दी है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास एनर्जी वो आ जाएगी जो कि आउटपुट दे रही है मशीन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इनपुट आ जाएगा। ये याद रखें कि एफिशिएंसी जो है डिनोट की जाती है ग्रीक लेटर ईटा से। ठीक है, एज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू एनर्जीज। जैसा कि ये रेशियो है तो लिहाजा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और ये भी याद रखें कि कोई मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं दे रही होती। ठीक है, तो लिहाजा उसकी वजह यह है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट, साउंड या लाइट की सूरत में जो है वो ज़ाया हो रही होती है। ठीक है, तो लिहाजा 100% जो है वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आता, 100% आउटपुट या 100% रेशियो कभी भी नहीं आता। ठीक है, आगे इन्होंने यहाँ उसका फार्मूला दे दिया एफिशिएंसी का कि एनर्जी एज आउटपुट अपॉन एनर्जी एज इनपुट, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका रेशियो मालूम करने के लिए हम E2 को E1 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है वो है पावर। ठीक है, पावर किसी भी चीज़ का रेट होता है वर्क करने का टाइम से। ठीक है, अगर हम इसके फार्मूले को देखें, पहले फार्मूला देख लेते हैं ताकि उसके बाद हमें समझ में आ जाए। पावर किसी भी चीज़ की जो है वो डिपेंड करती है, यूँ कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क डन से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो टाइम टेकन से। ठीक है, यानी ये रेशियो है वर्क डन का टाइम टेकन के साथ। ठीक है, तो जितना वर्क ज़्यादा हो रहा होगा उतनी पावर जो है वो ज़्यादा हो रही है, जितना टाइम कम हो रहा होगा पावर उतनी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मशीन अगर कम वक्त में एक काम कर रही है और वही मशीन जो है वो ज़्यादा वक्त में एक काम कर रही है, तो जो मशीन ज़्यादा वक्त में एक काम कर रही है उसकी पावर कम है, जो मशीन कम वक्त में एक काम कर रही है उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ वही मिसाल दी है, व्हेन यू रन अप एंड कवर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स। एक हमने डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड्स में। ठीक है, फिर हम आहिस्ता चलते हैं और उसी डिस्टेंस को कवर करते हैं 20 सेकेंड्स में। ठीक है, तो पहला काम हमने ज़्यादा पावर से किया है क्योंकि उसमें टाइम कम लगा है, और दूसरा काम हमने कम पावर से किया है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है,
तो यू आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, हाउएवर यू आर डूइंग इट एट डिफरेंट रेट. व्हेन यू रन अप, जब आप भागते हैं, यू आर वर्किंग मच फास्टर, आप तेज काम कर रहे हैं. यू हैव अ हायर पावर, यहाँ पावर आपकी ज़्यादा लग रही है. देन व्हेन यू वॉक अप, जब आप काम कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, लिहाजा वहाँ पावर कम लग रही है. दिस क्वांटिटी टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ये क्वांटिटी पावर जो है हमें बताती है कि किसी भी चीज़ का जो वर्क करने का रेट है वो क्या है. दस पावर इज डिफाइंड एज, पावर को डिफाइन किया जाता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, या यूं कह लें द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम या द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. ठीक है, मैथमेटिकली इसको डिनोट किया जाएगा P इज इक्वल टू W/T. ठीक है, और हमें जैसा कि पता है कि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा पावर भी स्केलर क्वांटिटी ही होगा. और SI यूनिट में पावर की जो यूनिट है वो है वाट. ठीक है, इन SI यूनिट, सिस्टम यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड. जूल जो है वो वर्क का यूनिट है, सेकेंड जो है वो टाइम का, और फिर पावर को डिनोट किया जाएगा वाट से. ठीक है, thus SI unit of power is watt, which is defined as the power of a body is said to be 1 watt if it does work at the rate of 1 joule per second. अगर 1 सेकेंड पे 1 जूल वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी पावर 1 वाट है. ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. आसान से थे तीनों टॉपिक, तो लिहाजा मैंने इन तीनों को एक ही लेसन में, एक ही क्लास में कवर कर दिया. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वर्क एग्जाम्पल्स इस चैप्टर की, इस यूनिट की कवर करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.